नमस्कार एवं शुभ संध्या। हेलो पंकज सर, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है जी मैडम, शुरू करिए। आ रही है मैम। जी जी, ओके। नमस्कार एवं शुभ संध्या। मैं डॉक्टर श्रुति सारिका, IFPH द्वारा आयोजित हिंदी वेबिनार श्रृंखला के 926वें दैनिक श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वेबिनार की शुरुआत हम लोग एक मौन प्रार्थना से करेंगे। धन्यवाद सभी का। हमारे आज के गेस्ट और स्पीकर डॉक्टर अमतुल्लाह सैफी हलोल वाला है। इन्होंने स्नातकोत्तर की उपाधि डॉक्टर BH दवे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से पूरी की है और वर्तमान में ये अहमदाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से रेपर्टरी और केस टेकिंग में स्नातकोत्तर कर रही हैं। ये अभी वर्तमान में ऑनलाइन परामर्श के माध्यम से होम्योपैथी का भी अभ्यास कर रही हैं। इनके आज के वेबिनार का टॉपिक पॉलीक्रिस्ट एंड स्मॉल रेमेडीज एक्सपेंडिंग द होरिजन ऑफ मटेरिया मेडिका है। मैं आग्रह करती हूँ कि अपना वेबिनार शुरू करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमसे साझा करें। Thank you, मैडम Dr. प्लीज। Yes, am I audible to all of you? यस मैम। Okay. So, good evening, respected seniors and fellow homeopaths. It's truly an honor to stand before such a distinguished gathering. So, in between experienced practitioners, I also sincerely thanks IFPH organizers to share this opportunity so that I can share my thoughts for today. Let me share you the screen. Is my screen is visible to all of you? यस जी मैम। मैडम, दिख रहा है। और ये हिंदी सेशन है मैडम, तो ज्यादा कोशिश करिएगा कि हिंदी में बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, okay. So today my topic is Polycrest and small remedies expanding the horizons of our materia medica. अब हमें पता है कि पॉलीक्रेस्ट कितनी डोमिनेटिंग है हमारे प्रिस्क्रिप्शंस में, राइट? तो कितना ज्यादा हम पॉलीक्रेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं डे टू डे लाइफ में। अभी आप में से ही अभी फ्यू मिनट्स बैक ही किसी ने सल्फर या लाइको या कैलकेरिया किसी ना किसी को दी होगी। तो डज दैट हाउ करेक्टली दैट प्रिस्क्रिप्शन हैव क्योर द केस? सिर्फ उस वजह से दी है कि वो कंप्लीट कर जाए? How often have we reached for this prescription just to find the case still remains incomplete, right? Wait a second. So, आज हम पढ़ेंगे what is the essence of homeopathy. अभी we know essence of homeopathy lies in individualization. अगर हमने पेशेंट को इंडिविजुअलाइज किया है, अभी इंडिविजुअलाइज करने के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ और सिर्फ पॉलीक्रेस से ही किया जाए. We could use smaller remedies also. Still, what we do that our materia medica practice centers on 30 or 40 remedies, right? अभी क्या होता है कि हम बहुत सारी रेमेडीज के बारे में बहुत कम जानते हैं और बहुत कम रेमेडीज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, राइट? वी नो मच अबाउट अ फ्यू रेमेडीज एंड लिटिल अबाउट मैनी. I want to ask you, when was the last time you prescribed Senecio aureus or Nicolum like remedies which are small? स्मॉलर नॉट इन स्फीयर. एक्चुअली मैं तो नहीं बिलीव करती कि वो कहीं से भी स्मॉल हो, ठीक है, क्योंकि उनका स्फीयर ऑफ एक्शन इतना बड़ा है that it could have a seat besides a polycrest, any polycrest. So what my objective for the talk today is to understand why polycrest dominate, to explore the potential of small remedies and to discuss ways to expand our materia medica horizons. So let's start with the contribution of the Hahnemann. So Hahnemann's contribution, उनका contribution we all know, उन्होंने aphorisms में सब कुछ दिया हुआ है. अभी उनके टाइम अगर
अभी वाले जो माइक्रोस्कोप्स है या पैथोलॉजीज है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर उनके टाइम पे अगर डिस्कवर हो चुके होते तो ही वुड हैव डन द मिरेकल्स। उन्होंने इतना इतना ज्यादा दिया है, विदाउट दैट ऑल्सो अगर वो ये सारी चीजें होती उनके टाइम पे तो और भी बहुत सारा दे सकते थे वो। सो हनेमन्स जीनियस ले इन हिज सिस्टमैटिक अप्रोच टू मटीरिया मेडिका थ्रू प्रूविंग्स ऑन हेल्दी इंडिविजुअल्स। राइट, हमारा ड्रग प्रूविंग उस पे ही बेस्ड है कि हम हेल्दी इंडिविजुअल्स पे कर रहे हैं। और ये पूरा उन्होंने दिया हुआ है 105 to 145 एफोरिज्म तक, एंड दैट इज वेरी क्रूशियल एफोरिज्म। इवन हमारा मतलब अगर पूरे ऑर्गेनन को अगर दो हिस्सों में बांटो कि एक कंसेप्चुअल एफोरिज्म है और एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी वाले एफोरिज्म्स है, तो you would see that practical utility वाले aphorism बहुत ज्यादा है rather than conceptual aphorisms. Now, Materia Medica Pura has 61 drugs. Chronic diseases expanded this further. ठीक है, every new proving enriches the physician's power to heal. Now, हनेमन के बाद भी बहुत सारे टॉर्च बेरर्स ऑफ होम्योपैथ थे जिन्होंने हमारे मटीरिया मेडिका को कंट्रीब्यूट किया है, लाइक बॉनी हुसैन, स्ट्रक्चर टू द मटीरिया मेडिका। हेरिंग ने उनकी जो मटीरिया मेडिका दी है वो पूरी क्लिनिकल कंफर्मेशंस है। अगर कोई भी मेडिसिन आपने हेरिंग में से पढ़ लिया, मतलब वो मेडिसिन का पूरा एसेंस यू वुड नो बाय द एंड ऑफ दैट रेमेडी। स्टार्टिंग में पढ़ने पे डेफिनेटली ऐसा लगेगा कि ये क्या पढ़ रहे हैं, पूरा का पूरा एक ही जैसा बोल रहा है, बट when you gather that whole information into one, you would see ke wow, what a miracle Dr. Herring or Dr. Allen in his encyclopedia has written. Even Allen Encyclopedia of the Worldwide Provings, Clark, wait for a moment, yes, Narrative Depth and Clinical Utility by the Dr. Clark. Dr. Kent has given deepened spiritual and mental understanding of remedies. Now, in aphorism 144, what Hahnemann has told us, what Hahnemann wants to tell us, बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि एफोरिज्म को हम बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, मिसकंसेप्शन है हमारे पास एफोरिज्म्स के लिए। I want to share the aphorism which are related to my topic. Okay. So, what aphorism 144 says that when the physician has thus determined what changes, what symptoms and signs each medicine is capable of producing, he has in fact learned its disease producing power. That is, the way in which it can alter the state of health of men and hence its curative power as well. इसका मतलब क्या है कि वो कोरली हमें ये बताना चाह रहे हैं कि प्रूविंग कैसे हुई है, प्रूविंग में क्या क्या दिया है, प्रूविंग में हमें क्या ऑब्जर्व करना है। what we need to observe is pure effects of medicines on healthy individuals. एक बार वो सारी इफेक्ट्स हमें पता चल जाएगी तो एटलीस्ट हमें नॉलेज ऑफ मेडिसिन मिल जाएगा। नॉलेज ऑफ मेडिसिन एफोरिज्म 3 में जो उन्होंने दिया हुआ है कि वी मस्ट नो द नॉलेज ऑफ मेडिसिन। सो नॉलेज ऑफ मेडिसिन मिलेगा हमें हेल्दी ह्यूमन बींग्स पे ड्रग प्रूविंग करने पे कि वो जिस स्टेट में ऑल्टर कर रहा है हेल्थ ऑफ, मतलब हेल्थ वाले स्टेट में ऑल्टर कर रही है तो वो वही स्टेट को क्योर भी करेगी। ठीक है, नाउ हनीमन एम्फसाइजेस डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अभी लेके प्रूविंग हुआ है तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, और देयर इज अ कंप्लीटनेस इन डॉक्टर हनीमन्स प्रूविंग्स। Not only Dr. Hahnemann's proving, but even also Dr. Herring provings, right? So 144 aphorism is totally based on the core of proving. Now the main practical utility wala aphorism is aphorism 145 that bridges our materia medica and the practice. अभी 145 aphorism में Hahnemann has directly and indirectly told us how totality of symptoms should be, and how there is a practical utility of to apply the knowledge of medicine to the knowledge of disease and give a accurate prescription to find out the simillimum. So what aphorism 145 says, when the totality of symptoms of a medicine is known, it becomes possible to compare this with the totality of symptoms of natural disease, to find for each natural disease
that medicine whose artificial disease is most similar. अभी यहाँ पे टोटालिटी ऑफ सिम्टम मेडिसिन की सिर्फ उतनी नहीं है जितना हम समझ रहे हैं कि ठीक है मेडिसिन में कफ दिया हुआ है तो कफ वाला पेशेंट आया तो ये मेडिसिन जाएगी, मेडिसिन में डिस्निया है तो डिस्निया वाले पेशेंट को ये जाएगा, अगर डिसीज हिमोप्टाइसिस का आया है तो मेडिसिन जो हिमोप्टाइसिस को कवर करी है वो देना है। सिर्फ इतना नहीं है, ये तो है ही, पर सिर्फ इतना नहीं है। द अदर टोटालिटी ऑफ सिम्टम में क्या आएगा कि डिसीज का पेस क्या है, डिसीज की पैथोलॉजी क्या है, क्योंकि टोटालिटी ऑफ सिम्टम में पैथोलॉजी नहीं होना इज नॉट द थिंग। अगर टोटालिटी ऑफ सिम्टम में आप पैथोलॉजी नहीं लोगे तो फिर नहीं होगा वो केस, यू कैनॉट क्योर। ठीक है मेंटल्स पे आप कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, बट देर इज अ रोल ऑफ पैथोलॉजी, definitely there is a role of pathology. That's why even Dr. Boger has said that we need to know the pathological general of the patient, pathological general of the disease condition, right? अभी कुछ मेडिसिन है जो एक्यूट स्टेट में काम कर रही है तो वो एक्यूट वाले डिसीज में ही वर्क करेगी। अभी स्क्विला है फॉर एग्जाम्पल, बोरिक, डॉक्टर बोरिक हैज रिटन फॉर द स्क्विला कि वो डीप नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बट डीप एक्टिंग रेमेडी है। तो अभी डीप एक्टिंग रेमेडी को आप एक्यूट केस में दे दोगे, इट वॉन्ट क्योर एट ऑल, क्योंकि स्क्विला वो पेस पे काम ही नहीं कर रही है। सो टोटालिटी ऑफ सिम्टम इज नॉट जस्ट मैचिंग द सिम्टम विद द सिम्टम ऑफ द डिसीज, सिम्टम ऑफ द मेडिसिन विद द सिम्टम ऑफ द डिसीज, पर उसका पेस, उस डिसीज का पेस भी मेडिसिन के पेस से मैच करना चाहिए। उस डिसीज की इवन पैथोलॉजी इन सेंस नॉट नोसोलॉजिकल नेम of the complex symptoms but the pathology of the disease, कि वो इन्फ्लेमेशन है या कंजेशन है या नेक्रोसिस है, क्या है वो, दैट इज द पैथोलॉजी आई रिफर टू। ठीक है अभी कंजेशन के लिए बहुत सारी मेडिसिन है, पर कहीं आप लोगों ने पढ़ा है दैट देयर इज एन इरेग्युलर कंजेशन गिवन इन ग्लोनोइन। इफ आई मस्ट से, लेट्स सी, there is a site called HomeoInt. वहां पे if you see in the Boger synoptic की was the best framework to learn anything। कुछ भी अगर आपको कोई भी मेडिसिन पढ़नी हो, start with the Boger synoptic की, because उनका जो framework है it's amazing। Like Glonoin, have anybody has read this kind of symptom in any book? Irregular congestion। अभी इरेग्युलर कंजेशन का मतलब क्या, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तब वो सुपरफिशियली पढ़ लेते हैं, बट व्हेन वी गो डीप और डिग इनटू दैट इट हैज अ वास्ट देयर लाइज मच मोर। ओके सो इरेग्युलर कंजेशन यानी एक तो ग्लोनोइन क्लाइमेक्ट्रिक फेज में काम करती है। ठीक है स्टार्ट विद द रीजन्स ब्रेन, वेजोमोटर, सर्कुलेशन, हेड, हार्ट, मास्टोइड्स, रेस्पिरेशन, ये सारे रीजन्स है जो ग्लोनोइन कवर करती है। तो इतना पता चल गया, ठीक है स्फीयर ऑफ एक्शन इतनी तो है ही है। देन द मोडालिटीज, पेक्यूलियर मोडालिटीज, वर्स बेटर, और फिर द वेरी फर्स्ट लाइन, द टेम्पटेटुअस रेमेडी फुल ऑफ वायलेंट पल्सेशंस, एब्युलेशंस और इरेग्युलर कंजेशन। अभी इरेग्युलर कंजेशन का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि कभी यहाँ होता है कंजेशन, कभी कोई दूसरी जगह होता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने रिफर किया है वो है सप्रेस्ड मेंसिस के बाद हेड में कंजेशन होना, मतलब जहां ब्लड होना चाहिए वहां ना होके कहीं और होना ब्लड, दैट इज द इरेग्युलर कंजेशन, राइट। सो 145 एफोरिज्म हमें ये बताता है कि टोटालिटी ऑफ सिम्टम मेडिसिन की पूरी तरह से होनी चाहिए। डजंट मीन द सिम्टम टोटालिटी, इट मीन्स द टोटालिटी ऑफ सिम्टम, कि उसका पेस क्या है, एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रॉनिक है, डिसीज, सबसे पहले ये जानना तो जरूरी होगा। और फिर मेडिसिन भी उस हिसाब से सिलेक्ट करनी होगी कि मेडिसिन एक्यूट काम करती है, क्रॉनिक काम करती है, सब एक्यूट काम करती है। जैसे हमारी मेन पॉलीक्रेस्ट है लाइको, राइट। लाइको एलन, डॉक्टर एलन लिखते हैं लाइको में कि लाइको शुड नॉट बी गिवन एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। उनके एक्सपीरियंसेस से उन्होंने लिखा होगा कि लाइको अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा ही वो सिमिलिमम है या अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा ही पॉइंट आउट कर रही है, लाइको एट द स्टार्ट ऑफ ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए, राइट। बिकॉज वी मस्ट कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं उसके बारे में, राइट। सो दिस इज 145 एफोरिज्म। whatever you read with so much peculiarity, हर एक मीनिंग का
मतलब हर एक वर्ड का मीनिंग देखना इज रियली इंपॉर्टेंट कि वो क्या कहना चाह रहा है. Then only you could prescribe with so much precision that no case would be failed. Moving ahead, so materia medica to me is just like an iceberg. अगर पता हो iceberg, it's like थोड़ा सा टिप दिख रहा है, पर नीचे it was massive, huge thousands of smaller remedies which are lesser known, or I would rather say they are lesser read remedies. पता है हमको पर हमने पढ़ा नहीं है, राइट. अभी आइसबर्ग बहुत बहुत ही खतरनाक चीज है. इफ एवरीवन नोज दैट टाइटैनिक आइसबर्ग की वजह से ही डूबा था. यू नो कि देयर इज एन आइसबर्ग, टिप बहुत छोटा सा दिख रहा था पर नीचे इतना बड़ा फैला हुआ वो स्नो था, मतलब इतना बड़ा फैला हुआ वो व्हाट वी से आइस था कि इट बर्स्ट इट आउट, राइट. सो मटीरिया मेडिका भी कुछ हमारे आइसबर्ग जैसा ही है. जो ऊपर दिख रहा है ना वो बहुत पॉलीक्रेस्ट है, वो हमारी द विजिबल रेमेडीज है कि सल्फर, लाइको, नक्स, कैल्केरिया, पल्सेटिला दे दी, कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगी क्योंकि उसका सिम्टम रेंज ही उतना ब्रॉड है कि वो कुछ ना कुछ अफेक्ट करेगी, बट क्या वो क्योर करेगी केस को? और जो नीचे जो हम यूजुअली मिस कर जाते हैं हमारे प्रेस्क्रिप्शन में, दिस थिंग इज द स्मॉलर रेमेडीज. स्मॉलर रेमेडीज द हिडन पोटेंशियल है हमारी, just like abrotenum, nephelium, xanthosylum, senecio, Abies nigra. These are the rarely explored niche indications वाली है. Immense untapped potential है इन सब में. So moving ahead, let's get back to the title, that is the polycrest. Now I want you to understand polycrest का मतलब क्या है. We all know polycrest, it's many and its usefulness, Greek word, okay. What is the definition? It means deeply acting constitutional remedies with a wide sphere of action and a rich symptomatology, like sulfur, lico, natramure, lachesis, calcarea carb. So this is the definition. जहाँ उसकी wide sphere of action है और rich symptomatology, हर एक चीज cover कर रही है, ठीक है. Role is the backbone of materia medica, often address miasmatic or constitutional core. अभी सल्फ ये हम पॉलीक्रेस्ट को भी बहुत ज्यादा ही टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि ट्रैप में फंस रहे हैं हम पॉलीक्रेस्ट के भी, क्योंकि पॉलीक्रेस्ट को भी हम इतना जनरलाइज कर रहे हैं कि हम उसके ट्रैप में फंसे जा रहे हैं. जैसे सल्फर के भी 2-3 की नोट्स ही याद होंगे. सल्फर एज अ सल्फर क्या है वो हमें नहीं पता है, राइट. सल्फर एज अ सल्फर क्या है वो हमें नहीं पता है. लेट्स जस्ट टेक अ लुक फॉर द सल्फर. हम डॉक्टर बोगर में से ही सल्फर को पढ़ते हैं बिकॉज बहुत कम और अच्छा सा उन्होंने दिया हुआ है. या so we need to first start with the regions of the sulfur. How many of you have known कि सल्फर की एक्शन सर्कुलेशन पे है? The very first thing of the sulfur has acted on the circulation. सर्कुलेशन में भी कौन सा? वीनस सर्कुलेशन, नॉट आर्टेरियल, इट्स अ वीनस सर्कुलेशन. सो उसकी लोकेशन पर से, उसके रीजन पर से और उसकी पैथोलॉजी पर से हमें ये पता चलेगा कि पॉलीक्रेस्ट भी कब देनी है. सिर्फ वीनस अफेक्शन दिखा इसलिए सल्फर दे दी, या फिर सिर्फ वीनस अफेक्शन दिखा इसलिए कार्बोवेज दे दी. इट्स नॉट अ थिंग. ये पूरे के पूरे रीजन एक टोटालिटी दिखाएंगे, पोर्ट्रेट करेंगे ना. व्हेन द हनीमन, डॉक्टर हनीमन हैज यूज्ड द वर्ड पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज. पोर्ट्रेट हमें कुछ दिखाता है, कुछ समझाता है, एक लॉजिकल अरेंजमेंट है पोर्ट्रेट, कि कुछ हमें सिखा रहा है, ये कुछ हमें बता रहा है कि यही एक ही आएगा इसमें आंसर, वो देगा, राइट. सो दिस इज द सल्फर. सल्फर अगर हम पूरा मतलब सिर्फ डॉक्टर बोगर में से ही पढ़ेंगे, इट इज वंडरफुल रेमेडी. आई मस्ट रिकमेंड टू read this. Right now we would just moving ahead. What are the characteristic of the polycrest? It's a broad symptom range. It's a deep constitutional and miasmatic action, frequently indicated due to wide coverage, cornerstones for learning. Now there is as I told you, there is a risk for polycrest generalization. No, सिर्फ polycrest का भी superficial अगर लेके सिमिलैरिटी बिठा के अगर प्रिस्क्राइब कर दिया तो दैट विल आल्सो लीड टू एरर.
इट विल डेफिनेटली लीड टू एरर। अभी ट्रैप क्या है, जैसे आई हैव गिवन द एग्जांपल लाइक सल्फर और लाइकोपोडियम का मैंने एग्जांपल लिया है, द वेरी ट्राइड एंड टेस्टेड पिलर्स ऑफ होम्योपैथी, राइट। सो सल्फर हम बाहर से क्या देखते हैं कि ओके अनटाइडी है, फिलोसॉफिकल है, हॉट फ्लशेस है, ये दो तीन चीजें मिल गई, बर्निंग है, चलो तो सल्फर दे दिया, बट इट्स नॉट लाइक दैट। वो एसेंस क्या है, जस्ट वी हैव रेड बिफोर ना, एसेंस ऑफ होम्योपैथी लाइज इन इंडिविजुअलाइजेशन। सल्फर का हमें इंडिविजुअलाइजेशन करना है, हमें सिर्फ हॉट बर्निंग दो तीन सिम्टम को मैच मैच करके हमें सल्फर नहीं देनी है, पर उसका पोर्ट्रेट बना के हमको सल्फर देनी है। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पॉलीक्रेस्ट कहीं नहीं आएगी, definitely polycrest would be indicated, but when will you give that polycrest, when you will get the perfect portrait of the disease। और परफेक्ट पोर्ट्रेट ऑफ द डिसीज के लिए हमें सिम्टम भी चाहिए, वो डिसीज का पेस भी चाहिए, और वो डिसीज की पैथोलॉजी भी चाहिए। सो सल्फर एसेंस अ स्टेट ऑफ रेग्स आर रिचेस, वो डिल्यूजन है सल्फर का। अभी तो मॉडर्न हमारे जो होम्योपैथी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स है लाइक डॉक्टर शंकरन है, डॉक्टर जॉन शेल्टन है, वो लोग हमें बता रहे हैं अलग अलग तरीके मटीरिया मेडिका को पढ़ने के, मटीरिया मेडिका को एक्सप्लोर करने के, हमारा होराइजन वो और एक्सपांड कर रहे हैं बाय गिविंग अस डिफरेंट वेज टू रीड मटीरिया मेडिका। जैसे शंकरन सर की वो जो किंगडम वाइज मेथड है, जॉन शेल्टन की एलिमेंट्स को एक्सप्लोर करने का जो तरीका है, दैट that exploration of the elements will also give us the small or negligible elements। कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी वो हमें बता रहे हैं जिनका मटीरिया मेडिका में भी इवन जिक्र नहीं है, ठीक है। सो अभी सल्फर का एसेंस क्या है कि वो भले बाहर से डिसऑर्डर होगा, पर उसका अंदर मतलब जो थियोरेटिकल ऑर्डर है उसका, उसके साथ बाहर का डिसऑर्डर होगा, दैट इज द सल्फर एसेंस। कि वो जो अंदर सोच रहा है वो इतना ऊंचा सोच रहा है, वो इतना फिलोसॉफिकल सोच रहा है, उसके अंदर कोई भी डिसऑर्डर नहीं है, डिसमैनेजमेंट नहीं है, पर बाहर वो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं, वो जैसे भी जी रहा है, वो नहाए ना नहाए गंदा रहे, क्योंकि बाहर से उसे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका इंटरनल एकदम ही अरेंज्ड है, उसका इंटरनल एकदम ही ऑर्डर में है। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, थियोरेटिकल ऑर्डर इनसाइड एंड एक्सटीरियरली डिसऑर्डरनेस, वो है सल्फर, राइट। जैसे लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम हमें दो तीन चीज के लिए पता है, जैसे वीक डाइजेशन है, कोई भी गैस्ट्रिक ट्रबल ले लो, एब्डोमेन एकदम ब्लोटेड हो गया है, फ्लैचुलेंस हो गया है, दैट इज अ लाइको। नो दैट इज नॉट, इतना पॉलीक्रेस्ट और दो तीन में खत्म हो थोड़ी ना हो जाएगा वो पॉलीक्रेस्ट। लाइकोपोडियम का एसेंस है कि डीप सीटेड कावर्डाइस होगी, वो एक डरपोक होगा, बहुत अंदर से इतना डरपोक होगा, और वो डरपोक, वो जो उसका फीचर है डरपोक, उसको छुपाने के लिए वो बाहर से इतना बोस्टफुल होगा, मतलब इतना दिखाएगा कि किसी से नहीं डरता ये वो, बट इंटरनली देयर इज अ डीप सीटेड कावर्डनेस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद पे भरोसा ही नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस ही नहीं है, राइट। अथॉरिटी दिखाएगा दूसरों पे, बोलता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, दूसरों पे जोर दिखाएगा, दूसरों पे अपना हक दिखाएगा कि नहीं ये तुम नहीं करोगे ये वो। जैसे हमें पता है लाइकोपोडियम का वो कि हार्ड ऑन इंफीरियर्स, सॉफ्ट ऑन सुपीरियर्स, क्योंकि वो जो अंदर का उसका कावर्डनेस है वो उस पे झलकता है, दिखता है। So anticipatory anxiety about public performance, this is the lycopodium essence। So ये जो है सल्फर लाइको का द लेफ्ट साइड वो हमारा ट्रैप है, और ऑन द राइट साइड जो मैंने दिखाया है वो मास्टरी, एडवांस प्रिस्क्रिप्शन के लिए हर एक एसेंस जानना चाहिए। जैसे अभी मैंने डॉक्टर बोगर की सिनॉप्टिक की में सल्फर पूरा दिखाया आपको कि रीजन्स उसके पता होने चाहिए, उसकी मोडालिटीज पता होनी चाहिए, और फिर अगर पेशेंट ये सारी चीजें लेके आ रहा है, देन वी कुड portray the disease and we could match the symptom totality of the sulfur, and then we would prescribe the sulfur। it will definitely gives you miracles, right। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, डिफरेंशिएशन बाय इंडिफरेंस। सो दो रेमेडी है हमारे पास, अभी इंडिफरेंस वाली तो बहुत ज्यादा रेमेडी है, कितने कितने को इंडिफरेंस से डिफरेंशिएट करोगे, राइट, एंड यू मस्ट डू इट। और ये इजी हो जाएगा जब आपको हर एक रेमेडी का एसेंस पता होगा, हर एक रेमेडी का इंडिविजुअलाइजेशन पता होगा। जैसे सेपिया इंडिफरेंस है, उसका इंडिफरेंस कैसा है, कोल्ड डीप, वो खुद से कभी इंडिफरेंस नहीं होगी, पर वो जो अपने लव्ड वंस है उनसे इंडिफरेंस हो जाएगी। और मेनली सेपिया इंडिफरेंस का कॉज होगा जो ना फैमिली कोर्स
हाउस होल्ड कोर्स से एकदम थक गई होगी, ओवरवर्क से थक गई होगी। अब वो ओवरवर्क फैमिली का भी हो सकता है और वर्क का भी हो सकता है, मतलब आउटसाइड वर्क का भी हो सकता है। इट डजंट मीन सेपिया क्या है, दैट इज अ imbalance between work life or personal life with the family life, right? That is the general सेपिया, राइट? अभी फॉस्फोरिक एसिड कैसा है, उसका इंडिफरेंस ऐसा है कि वो खुद से भी इंडिफरेंस हो जाएगा, और मेनली उसका कॉज है इमोशनल वर्न आउट। इमोशनली इतना थक गया है, इतना ड्रेन हो चुका है वो, कि अब वो इंडिफरेंस हो गया है। सेपिया को स्पेस चाहिए अपने इंडिफरेंस में, कि जब वो इंडिफरेंस वाले स्पेस, मतलब इंडिफरेंस वाले फेज में होगी, एट दैट टाइम शी और ही नीड स्पेस। उसको स्पेस चाहिए। फॉस्फोरिक एसिड को ऐसा नहीं है, बाजू में आके बैठो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है बैठा, ओके फाइन। सो इंडिफरेंट बिकॉज दे आर टू एग्जॉस्टेड टू केयर। ओके, अभी बहुत एक एग्जांपल है बढ़िया सा, इफ एवरीबडी इफ नोज द सीरियल अनुपमा, राइट? उसमें जो एक्चुअल अनुपमा है, दैट इज द सेपिया लेडी। लोग मतलब ऐसा यूजुअली कहते हैं कि सेपिया लेडी है, नॉट नॉट एट द लेटर फेज, जब वो एकदम रिबेलियस हो जाती है, अपने लिए कुछ करती है, एट नॉट एट दैट टाइम। इंडिफरेंस जब उसको पता चलता है दैट देयर इज एन हर हस्बैंड हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तब वो खुद से भी इंडिफरेंस, मतलब खुद से इंडिफरेंस नहीं होती, एट दैट टाइम वो फैमिली से इंडिफरेंस हो जाती है फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंटरी पीरियड। वो इंडिफरेंस सेपिया का है, कि उसको, उसने इतना साल इतना पूरा काम किया, पूरी लाइफ उसने अपने घर के कामों में लगा दी, टोटली ड्रेन आउट हो चुकी है, एंड देन शी गेट्स डिसअपॉइंटमेंट। फॉस्फोरिक एसिड का क्या है, फॉस्फोरिक एसिड लाइक कबीर सिंह इंडिफरेंस, इफ यू हैव सीन, नॉट उसमें इनिशियल स्टेज नहीं, उसमें उसका इनिशियल स्टेज एकदम रेज वाला है, चिल्लाता है वो सब, अभी सारे इमोशंस उसने निकाल दिए, सारे इमोशंस उसने ड्रेन आउट कर दिए। उसके बाद जो उसने लाइफ निकाली, दैट इज उसको खुद से भी इंडिफरेंस हो गया, ना वो दाढ़ी शेव करता था, ना कुछ कुछ भी नहीं, ना वो अपने वर्क के लिए इतना नो सीरियस था। वो सर्जरी में अल्कोहल पी के वो पूरा सर्जरी उसने कर दिया था। सो दैट इज द इंडिफरेंस टुवर्ड्स ईच एंड एवरी वर्क ऑफ इवन हिमसेल्फ और इवन हिमसेल्फ, राइट? सो फॉस्फोरिक एसिड इंडिफरेंस का कॉज अलग है, सेपिया इंडिफरेंस का कॉज अलग है। सो यू नीड टू डिफरेंशिएट, you need to know the essence of each and every remedy. I have a case of a chronic fatigue syndrome. एक 45 ईयर ओल्ड मेल एग्जीक्यूटिव मार्केटिंग ऑफिसर था। 2 साल से उसकी हिस्ट्री थी कि बहुत थकान लग रही है, रेस्ट से भी एमिलोरेशन नहीं हो रहा है, कांस्टेंट उसको सर दर्द हो रहा था अबव द ओवर द आईज। सो फटीग था ओवरवर्क से, इतना इनिशियल असेसमेंट निकाला। इरिटेबल था, शॉर्ट टेम्पर था, एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव नेचर था। अभी एक्सेसिव यूज ऑफ कॉफी एंड लेट नाइट वर्किंग, उस वो काम करता था, लेट नाइट वर्क करता था, कॉफी पी के भी जगता था वो, एकदम ही एम्बिशियस था, बट इरिटेबल था, सेंसिटिव भी था। सो एलिमेंट्स फ्रॉम स्टिम्युलेंट्स हम यूजुअली यही लेंगे। दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू, द सुपरफिशियल पॉलीक्रेस्ट प्रेस्क्राइबिंग। फिजिकल जनरल्स उसके चिली था, क्रेव्स फॉर स्पाइसी फूड, डिजायर्स कॉफी स्टिम्युलेंट्स। चिली डिजायर्स रिच फूड, स्ट्रॉन्ग जीआई अफिनिटी है। What is the key physical? Constipation with frequent ineffectual urging, wakes at 3 a.m. with anxiety, thoughts of business. Anyone could guess this if anyone wants to try to guess this remedy. Hello, am I audible to all of you? Hello. हेलो जी। हाँ, yes, am I audible ना? यस 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 मैम। Okay, okay. सम चैट बॉक्स में वो डॉक्टर रचिता ने नक्स भूमिका लिखा है। Yeah, good, good, good. Yes, yes, yes. Okay, okay. Yeah, definitely. It's a case of pure nux vomica. मतलब जो मुझे लगा सुपरफिशियली एग्जामिन करते हुए। नेक्स्ट, बेटा। सो नेक्स्ट, अभी ट्रैप क्या हो गया कि स्ट्रॉन्ग ऑब्वियस कीनोट्स की वजह से मैंने नक्स ओमेगा 30 से मैंने भी वही नक्स ओमेगा प्रेस्क्राइब कर दी। अब पेशेंट को इनिशियल एक्साइटमेंट उसने रिपोर्ट किया कि नहीं मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, फिर 3 दिन बाद वही क्विक रिटर्न टू द ओरिजिनल सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी
इरिटेबिलिटी भी वही थी, कॉन्स्टिपेशन थोड़ा सा बेटर हुआ था, बट बाकी सब वही था, नो पार्शियल रिलीफ एंड क्विक रिलैप्स अगेन। सो इनएक्यूरेट प्रिस्क्रिप्शन का वो हॉलमार्क है कि थोड़ा सा रिलीफ हुआ, पार्शियली रिलीफ हुआ और वापस वही सिम्टम्स वापस आ गए। सो इट मीन्स दैट देयर इज सम इनएक्यूरेसी इन माय प्रिस्क्रिप्शन। अभी डीपर एनालिसिस किया तो आई गेट टू नो दैट डिफरेंशिएटिंग मेंटल पिक्चर क्या था कि जब उसको उसके काम के बारे में पूछा गया तो ही जस्ट ब्रोक डाउन, रोने नहीं लगा, जस्ट ऐसा एकदम ही हताश हो गया। ही वॉज नॉट इरिटेबल, ही वॉज नॉट इरिटेबल बिकॉज ऑफ ओवर स्टिम्युलेशन, वो कॉफी कांस्टेंट पीता था उसकी वजह से वो इरिटेबल नहीं था, बट जस्ट बिकॉज आगे पूछने पे आया तो हमें पता चला दैट ही फेल्ट अनअप्रिशिएटेड एंड डिस्पाइट हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स his ambition was driven by a need for approval, not purely competitive success नहीं है, पर उसे एक नीड है अप्रूवल की वजह से, मतलब अप्रूवल का उसको नीड है। His irritability was often followed by a sense of deep dejection and grief where he wanted to be alone, जहाँ उसको अकेले रहना पसंद है क्योंकि उसको उसका कोई काम अप्रूव नहीं कर रहा है, उसका कोई काम उसे अप्रिशिएट नहीं करवा रहा है। अभी इस केस में क्रूशियल मोडालिटीज क्या थी कि पेशेंट ने एडमिट किया कि कोई कॉन्सोलेशन वो टॉलरेट नहीं कर सकता, वो कॉन्सोलेशन ज्यादा ही उसको वर्स फील करवाएगा, एंगर उसको रिएक्शन में उसके एंगर ही आएगा, सो वो अकेले रहना प्रिफर करता था। ओके, ही लेफ्ट टू बी अलोन टू नर्स हिज इमोशनल पेन, कि वो अपने इमोशनल पेन को खुद ही नर्चर कर सके। ठीक है, ही ऑल्सो हैड अ परसिस्टेंट क्रेविंग फॉर सॉल्ट। अब फिजिकल पिक्यूआरएस बहुत ही बढ़िया था एक उसका कि हेडेक थी, कि हेडेक था उसको, हैमरिंग थ्रॉबिंग टाइप का फोरहेड पे, वर्स फ्रॉम द सन एंड बिफोर मेंस्ट्रुएशन। अभी बिफोर मेंस्ट्रुएशन उसकी वाइफ ने कंफर्म किया था, कैसे, अभी है तो मेल पेशेंट, ठीक है, पर उसकी वाइफ ने ऐसा बोला कि उसे मेंसेस आने वाले हो उसके पहले वो उसके हस्बैंड का मूड खराब हो जाता था। नो दिस इज समथिंग न्यू फॉर मी, इवन मी ऑल्सो दिस इज समथिंग न्यू। So just on the, this essence, I have prescribed Netrom Mur 200. I didn't wrote in this Netrom Mur, and it works miracle. It has worked miraculously. So yeah, this is the one of the case where I misguided one polycrest with the other polycrest. So let's now expand our horizons for the smaller remedies. I got really excited for the smaller remedies because once I get to know, because this also I have been learned from my seniors. मेरे किसी सीनियर ने मुझे बताया कि स्मॉलर रेमेडीज भी कुछ है, और बहुत ही अच्छा कोट किया उन्होंने कि लेसर नोन रेमेडीज नहीं है, वो लेसर रेड रेमेडीज है। हमने पढ़ा कम है उसको, बाकी वो है तो सही। हनेमन की प्रूविंग के टाइम से है, एलन ने प्रूव किया है, हेरिंग ने प्रूव किया है, और वो क्लिनिकल कंफर्मेशन के साथ प्रूव किया है। अभी हम बोरिक पढ़ते हैं, बोगर पढ़ते हैं, किसी को भी उसका सोर्स मालूम है कहाँ से बोरिक के सिम्टम्स इतने सारे आए हैं। लोग बोरिक पढ़ते ही एग्जॉस्ट हो जाते हैं, पर कहाँ से उसके सिम्टम्स आए हैं? एलन में से आए हैं, डॉक्टर क्लार्क में से आए हैं, डॉक्टर हेरिंग गाइडिंग सिम्टम्स में से आए हैं। So, अगर Boric is a compilation of all these, torch bearers of homeopathy. So, वो पढ़ना is really a task for everyone, right? So, expanding horizons. Now, modern pathologies demand lesser known remedies. Wait a second, okay? Hello, am I audible? There is a technical issue I was facing. You are audible, ma'am. Okay. So yeah, let's start with the really rarest of the rare remedy, Humarus. Has any one of you read Humarus or prescribed Humarus or know the essence of the Humarus? Sweeting. Yeah. Has anyone of you has prescribed or read Humarus at least? Because when I read this Homerus, it has blown my mind. मुझे ऐसा लगा कि oh my god, ऐसे तो पेशेंट कितने सारे आते होंगे, right?
सो हुमारस का बोरिक में एक सिम्टम दिया हुआ है दैट डिस्पेप्सिया, सोर थ्रोट एंड हेडेक seems to be a combination that may be controlled by this remedy. What does this mean? कि ये तीनों चीज अगर साथ में है तो हुमारस यू कुड प्रिस्क्राइब लाइक ब्लाइंडली. ये तीनों चीज होनी चाहिए. तीन में से अगर दो है, एक है, देन आल्सो यू कांट प्रिस्क्राइब हुमारस. सो हुमारस इज लाइक डिस्पेप्सिया, सोर थ्रोट एंड हेडेक seems to be combination. कितने सारे पेशेंट आते होंगे डिस्पेप्सिया के, देयर इज अ डिस्कम्फर्ट इन द एब्डोमेन, सोर थ्रोट है, सर दर्द हो रहा है. कोई 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 तो ऐसा भी आता होगा कि ऐसा बोलता होगा कि भाई जो गैस है वो सिर पे चढ़ गया है. सो दिस इज नथिंग बट द डिस्पेप्सिया एंड हेडेक टुगेदर, लाइक. ठीक है. So this is the humarus, one of the lesser read remedies of our materia medica, right? Other is nicolum. निकोलम में भी ऐसा है. अभी यूजुअली हम पॉलीक्रेस्ट क्यों नहीं कहते ये स्मॉलर रेमेडीज को? क्योंकि हमें मिसकंसेप्शन है कि इसका क्या ही कॉन्स्टिट्यूशन है. बट ऐसा नहीं है. हर एक स्मॉल रेमेडी का भी कॉन्स्टिट्यूशन है. जैसे निकोलम में दिया है पीरियोडिकल नर्वस सिक हेडेक्स. अभी वी नीड टू नो ईच एंड एवरी टर्मिनोलॉजी फर्स्ट. सिक हेडेक्स मतलब क्या है? सिक हेडेक्स मतलब माइग्रेन, राइट? माइग्रेन को पुरानी टर्मिनोलॉजीज में सिक हेडेक्स कहते थे. सो पीरियोडिकल नर्वस सिक हेडेक्स विथ एस्थेनोपिया, वीक डाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, कैटार, सूट्स डेबिलिटेटेड. नाउ क्या दिया है इन्होंने? सूट्स डेबिलिटेटेड नर्वस लिटरेरी पेशेंट विथ फ्रीक्वेंट हेडेक्स, डिस्पेप्सिया एंड कॉन्स्टिपेशन. तो ये उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ क्या निकोलम का? कि निकोलम किसको सूटेबल है? कि जो डेबिलिटेटेड है, वॉर्न आउट है, नर्वस है, लिटरेरी पेशेंट है, जिसको बार बार सर दर्द होता है, बार बार डिस्पेप्सिया हो जाता है और कॉन्स्टिपेशन रहता ही है. Why can't we give the nicolum to this based on this symptom, right? अभी हमें इसके लिए एक और चीज जाननी जरूरी है, दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी एंड द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन. एकदम थरली आनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी किया तो फिर सिर्फ सिम्टम सिम्टम से मैच ही तो करना है और क्या ही करना है. बट पैथोलॉजी इज इम्पोर्टेंट टू नो द पैथोलॉजी. नॉलेज ऑफ डिसीज क्या है? नॉलेज ऑफ डिसीज यही तो है कि पूरा पैथोलॉजी पढ़ो, पूरा फिजियोलॉजी, पूरा एनाटॉमी पढ़ो, तो पता चलेगा कि क्या कॉमन है, क्या अनकॉमन है. अब हनेमन के टाइम पे बहुत सारी चीजें अनकॉमन थी जो आज कॉमन है, क्योंकि ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट ऑफ द मेडिसिन, मतलब प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन, बहुत सारी चीजें कॉमन पता चल गया, उनका है कनेक्शन है एक दूसरे के साथ, तो अब वो कॉमन हो गई हमारे लिए. तो डे टू डे अपडेट ऑफ दिस इज रियली इसेंशियल. सो ये निकोलम का दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन. वैसे ही हर एक स्मॉलर रेमेडीज का, लेसर रेड रेमेडीज का कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन दिया ही हुआ है. यू जस्ट नीड टू रीड इट वेरी थरली, पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड. छोटे से छोटे वर्ड का भी मीनिंग देख के पढ़ो. यू विल एस्टोनिश्ड बाय द रिजल्ट ऑफ दी स्मॉलर रेमेडीज. और जो भी स्मॉल रेमेडीज से आपको रिजल्ट मिलता है, शेयर इट विद अदर्स. सो ज्यादा एक्सपांड होगा हमारा होराइजन्स मटीरिया मेडिका के लिए. नेक्स्ट इज नेफेलियम. अब नेफेलियम में एक लाइन दिया हुआ है. अब नेफेलियम मेजरली लोगों को साइटिका के लिए पता होगा कि नेफेलियम देते हैं. ठीक है, साइटिका विद नमनेस, पार्ट्स अफेक्टेड, पेन विद नमनेस, राइट. नेफेलियम वो सारे चीजों के लिए है. नेफेलियम डिस्मेनोरिया के लिए भी है. does anybody read नेफेलियम thoroughly from just डॉक्टर बोरिक? उसमें एक लास्ट लाइन जनरलिटीज में दी हुई है, रूमेटिज्म एंड मॉर्निंग डायरिया. लेट मी शो यू. रूमेटिज्म एंड मॉर्निंग डायरिया फ्रॉम द डॉक्टर बोरिक. दिस इज द मटीरिया मेडिका and we go the nephelium. What has been given? Rheumatism and morning diarrhea, polyuria. बस इतना इतना दिया. Nephilim is not a much more bigger remedy, right? Rheumatism and morning diarrhea अब हम कैसे समझेंगे? उसके लिए हमें पैथोलॉजी जाननी होगी. ऐसी कौन सी डिसीज है, ऐसी कौन सी पैथोलॉजी है जिसमें ये दोनों साथ में होते हैं? तो अगर ये एक बार पता चल जाएगा हमें, तो क्या हम नेफेलिम नहीं देंगे उस पेशेंट को जिसको रूमेटिज्म एंड मॉर्निंग डायरिया हो?
क्यों हमें कोई और ही देनी है, क्यों नेफेलिम नहीं, राइट? सो अभी एग्जांपल देती हूँ मैं, आईबीडी, दैट इज इन्फ्लेमेटरी बोवल डिसीज, एवरीबडी नोज इट्स एन ऑटो इम्यून डिसीज, रूमेटिज्म भी ऑटो इम्यून डिसीज है भाई, तो आईबीडी में क्या नेफेलिम नहीं दे सकते? थिंक, एक्सपांड योर होराइजंस, एक्सपांड योर विजन, कहाँ कहाँ जा सकती है। सो उसके लिए हमें साइड बाय साइड एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी भी पढ़ना पड़ेगा, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमारी मटीरिया मेडिका के साथ, और फिर जो हम टोटालिटी बनाएंगे ना, उसमें डेफिनेटली लेसर रेमेडीज, लेसर नोन रेमेडीज भी आएंगी टू प्रिस्क्राइब, फिर वो प्रिस्क्रिप्शन में आएगी, एंड इट विल advantageously cure each and every case. So yeah, for these 3 remedies there are many more we can definitely share afterwards. So what are the reasons for the neglection of these lesser known remedies? So first, they are lesser read remedies, as I already told you that वो कोई कम known remedy नहीं है, पर वो कम पड़ी हुई remedy है हमारी. Lack of awareness, as I already told you, that share your clinical cases with such a small remedies, right? Other is neglect of pathology and individuality. आजकल पैथोलॉजी को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं. Mentals, definitely mentals will cure miraculously, but if you individualize your patient even on pathology, a master can do it. Okay. ओवरशैडोड बाय पॉलीक्रेस्ट. अब आजकल पॉलीक्रेस्ट इतना वो चलन में है कि पॉलीक्रेस्ट ही कुछ भी हो, पॉलीक्रेस्ट से प्रेस्क्राइब तो कर लो, बाद में देखा जाएगा क्या हो रहा है. सो इट इज नॉट लाइक दैट. टू इंडिविजुअलाइज अ पेशेंट डजंट मीन टू प्रिस्क्राइब अ पॉलीक्रेस्ट, राइट? इट मीन्स टू, एंड ये जो नेग्लेक्टिंग के जो रीजन है उसको हम ओवरकम भी कर सकते हैं. ओवरकम कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी मटीरिया मेडिका के साथ स्टार्ट करें हम पढ़ना, जैसे कि डॉक्टर बोरिक. पहले हम बेसिक्स पे ही रहे. डॉक्टर बोरिक है, डॉक्टर बोगर की सिनॉप्टिक की है, डॉक्टर एलेंस की कीनोट्स है. अगर ये 3 मटीरिया मेडिका भी पढ़ के हम प्रैक्टिस करने बैठेंगे, no one could ever stop you from prescribing accurately on the basis of individualization, not just therapeutic. कि भाई सबल प्रोस्टेटाइटिस है या फिर बीपीएच है तो सबल सेरुलाटा दे दी, सिर्फ उस पे नहीं, पर वो सबल सेरुलाटा का क्या है जिसकी वजह से हम बीपीएच में दे रहे हैं उसको, ऐसी कौन सी पैथोलॉजी दोनों में मैच कर रही है इस पेशेंट में, उसकी वजह से देंगे हम, ना कि जस्ट ऑन द नोसोलॉजिकल नेम, राइट? So yeah, start with the reading. It would work immensely. So again, I have already previously told, integrate with the physiology, not only physiology but also on anatomy, pathology, each and every aspect of allopathic, each and every aspect of the each and every aspect of every book जहाँ से हमें डिसीज की नॉलेज मिल सकती है वो सब पढ़ लो, फिर वो सर्जरी की बुक हो या कुछ भी हो. So small remedies often act on specific organs, tissues or functional systems, right? अगर ये अच्छे से पढ़ना हो ना कि कहाँ एक्ट कर रही है, तो स्टार्ट विद द बोगर सिनॉप्टिक की. बोगर से स्टार्ट करो, यू विल एक्सपांड योर होराइजंस लाइक नथिंग. Deep understanding of pathophysiology refines remedy selection and confirms remedy scope. Integrating modern medical diagnosis with homeopathic individualization helps uncover less used remedies. अगर एक बार मेडिकल डायग्नोसिस को होम्योपैथिक इंडिविजुअलाइजेशन के साथ इंटीग्रेट कर लिया ना, तो लेस यूज्ड मेडिसिन भी अनकवर होंगी. नॉलेज ऑफ डिसीज मैकेनिज्म, अगर तुम्हें नॉलेज है डिसीज मैकेनिज्म की, इट डजंट मीन कि यू विल प्रिस्क्राइब एलोपैथिकली. इट मीन्स यू विल एनहेंस योर इंडिविजुअलाइज्ड प्रिस्क्रिप्शन, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि सिम्टम टोटालिटी को तो मैच करना ही है, उसके साथ पेस ऑफ द डिसीज को भी मैच करना है और पैथोलॉजी ऑफ द डिसीज को भी मैच करना है, राइट? अभी सब एक्यूट है, सब एक्यूट है, क्रॉनिक डिसीज है, क्या है वो, उसके ड्यूरेशन पर से पता लगेगा. अभी हर एक डिसीज का ड्यूरेशन भी ये डिफाइन करने के लिए अलग अलग है, तो वो कहाँ से नॉलेज आएगा? by reading practice of medicine, pathology, physiology, everything. So integrate this. उसके इंटीग्रेशन से ही हमारा horizons expand होगा for reading materia medica, for understanding the materia medica. So smaller remedies are sitting there silently, waiting for somebody to discover them and apply them at the correct moment. सही है?
अभी मेरा एक केस है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, जस्ट अ वन सिम्टम एंड आई हैव प्रिस्क्राइब्ड एंड स्मॉलर रेमेडी, राइट? My senior sir has shared me the case, and within 10 to 15 days I myself got the similar case. Okay, but I have prescribed some different remedy. So 54-year-old male patient comes in a OPD with a complaint of total dryness, no secretion of saliva in mouth. When the patient comes, no, जब patient आया था उसकी टंग पूरी तरह से सूखी हुई थी, मतलब ऐसा लगता था पता नहीं कितने टाइम से सलाइवा प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है। ठीक है, इतना डल, पेल और मल्टीपल क्रैक्स वाली टंग थी, उससे बराबर खाना भी नहीं खाया जा सकता था। वो बार बार उसको पानी पीना पड़ता था जस्ट टू एनगल्फ द फूड। वो कब होगा? जब सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होगा, बिकॉज सलाइवा अगर होगा तो फूड बोलस अच्छे से क्रिएट होगा, और फूड बोलस अच्छे से क्रिएट होगा देन इट विल, यू नो, इट विल ट्रांसफर द फूड बोलस फ्रॉम द माउथ टू द ओरोफेरिंग्स। अभी ये सारी नॉलेज कहाँ से आएगी? फिजियोलॉजी पढ़ के, फिजियोलॉजी ऑफ स्वेलोइंग पढ़ के, फिजियोलॉजी ऑफ द डक्ट्स ऑफ, मतलब बकल कैविटी में क्या क्या है और क्या वर्क करती है, कैसे वर्क करती है, उस पे से आएगी। कोई अदर पिक्यूलर सिम्टम ऐसा कुछ था नहीं। आई हैव प्रिस्क्राइब्ड ज़ेंथोज़ाइलम। अभी ज़ेंथोज़ाइलम 30 COD फॉर 15 डेज आई हैव गिवन, और विद इन अ मंथ पेशेंट नेक्स्ट फॉलोअप में आया, उसकी टंग उतनी मॉइस्ट थी, इट्स सो मच पिंक, पेशेंट वाज सो हैप्पी, उसने बोला कि अब तो मैं अच्छे से खा सकता हूँ, और वो थूक भी आता है अभी अच्छे से, एंड ही वाज रियली हैप्पी, राइट? तो ज़ेंथोज़ाइलम from the boric, let's study from the boric ज़ेंथोज़ाइलम क्या लिखा है और कैसे दिया, right? Look, its specific action is on the nervous system and mucous membranes, right? Paralysis, especially hemiplegia, look at it, hemiplegia can be at least deal with the ज़ेंथोज़ाइलम. Painful hemorrhage, after pains, and neuralgic dysmenorrhea. Has anyone seen this dysmenorrhea in the ज़ेंथोज़ाइलम? ज़ेंथोज़ाइलम is also one of the good remedy for I guess sciatica itself. ज़ेंथोज़ाइलम भी sciatica के लिए ही लोग use करते हैं ज्यादा. Rheumatic affections offer a therapeutic field. Now look, what ज़ेंथोज़ाइलम says, that what Dr. Boric says for ज़ेंथोज़ाइलम is increases mucus secretion of mouth and stimulates the secretion from all glands with ducts opening in the mouth. मतलब जितनी भी ग्लैंड की डक्ट माउथ में ओपन होती होगी उनके सिक्रीशन वो स्टिम्युलेट करेगा, और म्यूकस सिक्रीशन माउथ का बढ़ा देगा, तो सलाइवा प्रोड्यूस होगा, राइट? दिस इज इट। इतना भी कोई मेडिसिन में जानकर अगर आप उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, इट विल वर्क, डेफिनेटली इट विल वर्क। और टिल नाउ आई गेस इट्स बिन 2 months, वो पेशेंट की कोई अलग से कंप्लेन नहीं आई है, ही इज हैप्पी enjoying food, I think. Right, so this is one of my case, which I have cured. Other is uterine collapse case. Now this is really interesting case which I have just witnessed from my seniors, right? 21-year-old female girl comes in OPD. Okay, I guess I missed in this post cancer cirrhosis था उसको, मतलब बकल कैविटी का उसको कैंसर था, वो ट्रीटमेंट के बाद उसका पूरा सलाइवरी सिक्रीशन ही रुक गया था, तो उसके लिए हमने दी थी, राइट? जैसे मैंने बोला कि look, even ज़ेंथोज़ाइलम gives the constitution, especially in patient of spare habit and nervous delicate organization, right? So you have to break it down each and every word of this sentence, and then you know फिर उसको देखो, अलग नजरिए से देखने को मिलेगा ज़ेंथोज़ाइलम कि स्पेयर हैबिट वाले पेशेंट, स्पेयर हैबिट मतलब क्या? जो बहुत ही दुबले पतले हो ना, वो उन लोगों की बात कर रहे हैं, स्पेयर, like nervous delicate organizations. So you need to break it down each and every word, search it on the Google, what does this word mean, even if it is nervous, search it down, देखो क्या है वो, right? So yeah, दूसरा केस है हमारा यूट्राइन कोलैप्स का. So uterine collapse, 21-year female girl comes in OPD, complain with the uterine affection. उसका कुछ genetically uterine affection था, वो वेटिंग एरिया में बैठी थी और सडनली शी कोलैप्स. अभी कोलैप्स हो गई, अनकॉन्शियस हो गई टोटली,
My sir has given her pituitarinum 30C single dose. Within 10 to 15 minutes, I still remember patient regained the consciousness, took her constitutional remedy whenever उसका जब chance आया and went home. अभी इस चीज के लिए एक तो कॉन्फिडेंस चाहिए, राइट. आई एम ऑल्सो राइट नाउ स्टडिंग. इट्स नॉट लाइक कि मैंने पूरा ऐसा वो कर ही लिया है. आई एम ऑल्सो राइट नाउ स्टडिंग, एक्सप्लोरिंग, एक्सपैंडिंग माई होराइजन्स फॉर दी स्मॉलर रेमेडीज. एंड आई विश यू ऑल ऑल्सो that you just read, you just prescribe, even if it is lesser known remedy. Prescribe, give, just don't be stick on to the polycrest only, right? So अभी यूट्राइन कोलैप्स हुआ ना, तो अभी उन्होंने बोला पिट्यूटरिनम पढ़ना. तो पिट्यूटरिनम जस्ट सिंगल लाइन सेज cerebral hemorrhage will check hemorrhage and add absorption of clot. अभी मैंने बोला ये तो आर्निका में भी है सर, तो ही सेज डेफिनेटली है, पर उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल दिया था उन्होंने वो पिट्यूटरिनम के साथ जाता है. मतलब अब रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज पढ़ो. रिलेशनशिप ऑफ रेमेडीज तो बहुत पुरानी बुक्स में दिया हुआ है, उसमें तो है नहीं पिट्यूटरिनम. देन सर सेज गो थ्रू द पिट्यूटरिनम. तो अभी पिट्यूटरिनम में जब गए ना, तब पता चला कि हाँ, वो लड़की के जो सिम्टम्स थे उसमें सेरिब्रल हेमरेज होना इज रियली कॉमन, मतलब हो सकता है उसको. ठीक है, तो अभी सर ने वो दिया. अब उस टाइम स्ट्राइक होना चाहिए कि हाँ भाई पिट्यूटरिनम है. अब वो कैसे स्ट्राइक होगा जब हमने उसको कांस्टेंट पढ़ी होगी. सो सेरिब्रल हेमरेज के लिए वो दिया जाता है, विल चेक हेमरेज एंड एड एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लॉट. मतलब जो क्लॉट होगा ना उसका भी एब्जॉर्प्शन कर लेगी पिट्यूटरिनम. डेफिनेटली यूट्राइन अफेक्शन है, हार्मोनल इम्बैलेंस था वो लड़की को, जेनेटिकली था. सो पिट्यूटरिनम इज द बेस्ट ऑप्शन. So this is one miracle I have witnessed, right? So what is the benefits of smaller remedies? It encourages the precision prescribing. It reflects pure individualization. Help when polycrest fails, right? It actually it complements sometimes the polycrest remedies. So one has to move toward the smaller remedies much more. Now, how you will integrate the smaller remedies in your work? So as I earlier state that you have to first know the knowledge of the, you first have to gain the knowledge of the disease. Disease की पूरी knowledge लो, उसके बाद materia medica पढ़ो. It would work immensely. It would work advantageously for your prescription. Other than that, you could revisit the smaller repertory sections, use cross references. उसमें भी बहुत सारी ऐसी smaller remedies आएंगी. Smaller remedies से भी ज्यादा lesser used remedies आएंगी to prescribe. Study remedy families, share clinical success. Best option is this to share clinical success, क्योंकि आज मैंने share किया, you will get that patient within a while, or you will then prescribe and you will see the miracle. So I would like to conclude by saying Dr. J.T. Kent's thought that there are no small remedies. So there are no small remedies, only small perception. This quote has been stated by Dr. J.T. Kent, and I totally agree with this, that there are no small remedies, only the small perceptions, right? Every remedy, big or small, even if it is polycrest, I'm not against the polycrest prescribing, okay? I'm just telling you, try to look the essence of that polycrest also and see the constitution of the small remedies. Okay, it will cure, it will improve your prescription. So every remedy, big or small, has curative power when individualized. So yeah, thanks a lot for listening to me as I shared my thought. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सो मच मैम. Yeah. ये बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत कुछ सीखने को मिला. और जी आपने बिल्कुल सही कहा, जेटी केंट ने बिल्कुल सही कोट किया है कि कोई स्मॉल रेमेडीज नहीं होती, स्मॉल प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं. क्योंकि मेडिसिन में तो क्यूरेटिव पावर जो होती है वो तो एकदम एक्यूरेट होती है. और Definitely. जी
मैं सभी पार्टिसिपेंट से आग्रह करती हूँ कि अगर उनके पास कोई क्वेश्चंस है या कोई डाउट है, तो वो अपना हैंड रेज़ करें या अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। Yes, Dr. Ram Pravesh, जी, जी। what is your question or what is to share? Thank you, Shruti Sarika, and congratulations, Dr. Ramtullah. Thank you, sir. Very nice presentation, excellent session, dynamic lecture, and polycrest remedy. Polycrest, every remedy is a curative in homeopathic science. So, angle of treatment, symptomological angle is the best individualized and constitutional treatment. And second angle, mathematical angle, chronic cases 70 अप्रोचिंग 71 में क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज में Yes. डॉक्टर हैंडमैन साहब जो हमारे फादर हुए वह डिस्क्राइब किए हैं कि हम कैसे ट्रीटमेंट करें। वेरी नाइस एक्सीलेंट सेशन। क्रोनिक एंड एक्यूट डिजीज, तो जो सिम्टम पहले जो सिम्टम आता है उसको ट्रीटमेंट करना, जो फिर बाद में दवा देने के बाद आता है उसको, जो आपने बताए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you for appreciation. जी, इसके साथ ही हमारा समय समाप्त होने वाला है। तो मैं एक बार फिर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि ये सेशन बहुत ही अच्छा था और सही में बहुत प्रैक्टिकल नॉलेज से भरपूर था। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही आग्रह करती हूँ कि अगर आप प्लीज़ नेक्स्ट सेशन में भी टाइम निकाल के आइए और केस डिटेल्स जो हैं वो और इसके अलावा भी कुछ और जो स्मॉल रेमेडीज़ हैं, उनके बारे में अपना नॉलेज हमसे शेयर करें। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। Thank you so much. जी। इसी के साथ हमारा समय समाप्त हो रहा है हिंदी सेशन का। मैं अब ये सेशन इंग्लिश इंटरनेशनल सेशन को हैंड ओवर करती हूँ।